खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर अमित बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में है और चेयरमैन पीटीआई को क्या इसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनके वकला बहुत ही हैं इस तरह पूरे एतमाद, मगर कहानी क्या है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब में क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद बनाएगी? तो फिर सब मिल के ही चूरन तैयार होगा। क्या होगा सिलसिला? पाकिस्तानी मीशत को हर साल हर रोज़ एक खबर आती है। आज इतने अरब का जो है वो नुकसान, 310 अरब का एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ से हम ये ब्रिज कर सकते हैं ये सारी लीकेज। और इस्लामी दुनिया इसराइल के छोटे से एक मुल्क इसराइल के सामने इतनी बेबस क्यों है कि हम एक यानी बड्डी साहब वो ये कह रहे हैं कि अब ख़ुद यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का है, वो कह रहा है कि ये बच्चों का पाकिस्तान बन चुका है और कोई किसी को शर्म नहीं आ रही पूरी आलम इस्लाम में भी। अच्छा, बड़ी साहब पहले आ जाते हैं साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो बार बार हम सुनते हैं कि जी ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। सलमान सफदर साहब बाहर आए थे जब उन्होंने बात की केस की, वो पैरवी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सीक्रेट है, तो फिर ये कैसे चीज़ें तय होंगी और मामला कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो अफसोस है हम तारीख के उस दौर में हैं जो स्याह तरीन दौर है। बड़ी साहब मुझे अफसोस है, आपसे रोकना पड़ता है क्योंकि हाशिम डोगर साहब ने हमें डोगर साहब आते हैं तो हम वैसे ही सरेंडर कर जाते हैं प्रोग्राम। जनाब डोगर साहब, थैंक यू नाज़रीन। हाशिम डोगर साहब हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब के, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब हजूर, थैंक यू वेरी मच डोगर साहब आपके टाइम का। हजूर ये बताएं कि बहुत से इत्तेहाद बन रहे हैं और बड़े अजीब से इत्तेहाद भी हैं। पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई और अब सिंध में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून एंटी पीपीपी फोर्सेस से हाथ मिला रही है। तो जनाब आपकी तरफ भी आएंगे या आप उनकी तरफ जाएंगे? आपकी पार्टी के क्या इरादे हैं जनाब हाशिम डोगर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम जी। बहुत मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। तो ऐसे है कि वाकई अब जैसे जैसे इलेक्शन की डेट क्लियर हो गई और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कह दिया कि इस पे बहस तक ना की जाए, जो कि मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब ऑब्वियस है कि मुझे तो कोई भी जमात पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती नज़र नहीं आती, और अक्सर जमातें, अब मैं तो उनको सूबाई जमातें समझता हूँ कि वो बन के रह गई हैं। तो इसमें ऑब्वियसली वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तो अलायंस तो बनते नज़र आ रहे हैं कि ये बनेंगे और उसके बाद ही कोई हुकूमत बन सकेगी, पंजाब में भी और मैं समझता हूँ वफाक में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा भी बन जाए, हमें क्या एतराज़ है? वो तो बादिल नज़र में जाहिर करें मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ, बनना नहीं है। और राना तनवीर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कहते हैं हमें मिनिमम ना सिंपल अक्सरियत चाहिए, यानी 172 सीटें तो वो घर से लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ आज मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम 8 फरवरी को सिंध के साथ साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। क्या एक वक्त में 2 वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? आइन में इसकी गुंजाइश है? जी भट्टी साहब, मैं तो बिल्कुल आई डोंट नो, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है। मुझे तो ये जो 2 नाम आपने लिए हैं, मुझे दोनों वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। मुझे तो कतई तौर पे इससे कोई डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जिसके बाद कोई कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसमें वो जैसे काकड़ साहब के सर पे सिरा वो लगा है, उनके ऊपर आ गई ये सारी जिम्मेदारी। तो मेरा तो ख्याल है कि कोई इसी तरह की सिचुएशन रिपीट होगी आइंदा इलेक्शन के बाद। साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं उन्हें नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते नहीं नज़र आ रहे और इत्तेहाद भी आप नून लीग से नहीं करेंगे। एम आई राइट सर? इत्तेहाद का देखें, मुझे इसमें थोड़ी सी आप इजाज़त दें। मैं ज़ाहिर है एक पार्टी में हूँ और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ। जो हमारी अभी तक जो सी लेवल पे जो बातचीत है, उसमें तो हमारी जमात के या सी के अक्सर मेंबरान वो नहीं चाहते कि हम नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करें। और आपके सामने ही है कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो जो हमारे पीटीआई के अरकान जाके तो नून लीग के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़े थे, तो वो तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें इससे सीखना चाहिए। हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त बनानी चाहिए और हमें कतई तौर पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितनी सीटें जीतेंगे या हारेंगे। उसकी वजह आरिफ साहब ये है कि ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने तो पिछली 10, 15, 20 साल सियासत ही इनके ख़िलाफ़ की है। तो कैसे एकदम अपने नज़रियात को इतना चेंज करें और
मुझे नहीं समझ आती कि कैसे मैं लोगों को ये बताऊं कि नहीं जी 16 माह की हुकूमत तो बहुत अच्छी थी। तो देखे ना, ये तो हुकूमत डॉक्टर उसी साहब, का आपको तसलसल है। याद होगा अगर आप मियां उस नवाज वक्त शरीफ भी कहते थे जब पीडीएम अदारों के खिलाफ जहर उगलती थी तो आप कह रहे थे ये अदारे हमारे, इन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब जो इतलात है कि मुस्लिम लीग नून कई समझती है अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, वो कहते हैं अगर बहुत मजबूरी हुई जैसे MQM को साथ मिलाना पड़ा तो हम इस्तेकाम पार्टी को 7 से 8 सीटों से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या इस हालत में इस्तेकाम पार्टी 7-8 सीटें पंजाब में लेकर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गलत एक्सपीरियंस होगा। हम कैसे 7-8 पे इत्तफाक कर सकते हैं? आपके सामने हमारे साथ बेशुमार वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में नून लीग को हरा के यहाँ तक पहुँचे। तो कैसे हम कहेंगे जी कि एक तो अलीम खान साहब एडजस्ट हो जाएं, एक जहांगीर तरीन एडजस्ट हो जाएं? मैं तो अगर ये एडजस्टमेंट हुई तो फिर तो ये बड़ी वसी लेवल पे होगी, और इसमें इनको ये 7-8 वाला तो बिल्कुल मजाक है। और अगर ये हो तो मेरी तो आजजाना राय यही है कि हम अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान को, ये जो बार बार कहा जाता है, इस राय को मुस्तरद करते हुए हम इलेक्शन लड़ें। कता नजर इसकी कि डॉक्टर साहब, एक और भी बड़ी और इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट आई है। पीटीआई कह रही है कि एक तुम्हारा इदारों से कोई टकराव नहीं है, और दूसरा हम हर किसी से बातचीत करने को तैयार हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि पीटीआई और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का भी कोई अलायंस बन सके या कोई अंडरस्टैंडिंग बन सके? अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो तो मैं तो इसको एक नेचुरल अलायंस समझता हूँ कि जाहिर है इसमें अब वो लोग तो नहीं होंगे। और अदारों को भी ज़्यादा इशू तो उन लोगों से था कि जो दानिस्ता गैर दानिस्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और उसमें वो मुलव्वस थे। तो अगर वो बेशुमार लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं थे और वो और इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो इसमें क्या मजाक है? देखिए ना, हमारा मुखालिफ तो कॉमन है दोनों का। हमारा मुखालिफ तो यही है कि हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि जो पीडीएम की जमातें हैं ये तो नासूर बन चुकी हैं, ये मुआशी एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो अब मेरे लिए ज़ाती तौर पे इस नज़रिए को चेंज करना, आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, बड़ी अहम बात आपने की क्योंकि आपकी पूरी जदोजहद रही एक माफिया के खिलाफ, एक करप्शन के खिलाफ। तो मादिउल नज़र में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके से बन सकता है। मेरा ख्याल है शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शुएब साहब, एक तो आप लोग रोज़ाना कहते हैं साइफर केस में कुछ नहीं है और तमाम आइनी माहिरीन कमोबेशतर इस नुक्ते पर मुतफिक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जलसा नहीं कर पाती पूरे मुल्क में, और तीसरी तरफ आसफ बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को मैं पंजाब सिंध और वफाकी वज़ीर आज़म भी बनूंगा। नवाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म जाहिर करने लग पड़े और उन्हें मादिउल नज़र में प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। क्या आइन में ऐसी गुंजाइश है कि एक बदकिस्मती आज इलेक्शन होना चाहिए, 90 दिन पूरे हो गए, 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई, 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने और सबसे बड़ी मकबूल जमात कोई भी है उसे कॉर्नर कर दिया जाए? क्या अदलिया इसमें भी आपको रिलीफ देगी या ताखीरी अरबे होंगे? देखें, अदलिया का आप देख लें माजी करीब में क्या हुआ। अदलिया ने ऑर्डर किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया 9 अप्रैल को डेट हो गई जी इलेक्शन केपी और पंजाब में, नहीं हुआ। 1 मार्च को फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं जी केपी का फैसला गवर्नर करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो उससे पंजाब का फैसला कर सकता है। प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल तारीख दे दी। 30 अप्रैल से पहले ही पीडीएम की ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जनाब ये 8 अक्टूबर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 को फैसला दिया कि नहीं जनाब 14 मई को इलेक्शन होगा, और टिल लगा लिया। और वो जनाब जो पीडीएम की जमातों ने जो हशर किया सुप्रीम कोर्ट का और जो उसके ऊपर चढ़ाई की, जो गालियाँ दी, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, वो सब आपके सामने। और उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करा सकी। मौजूदा जो डेट आई है ये भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से आई है और पत्थर की लकीर कह के जी कह दिया कि जी कोई इस पे बात भी नहीं करेगा, नहीं करते जनाब, अल्लाह करे उस पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा वो मरियम नवाज बोला करती थी। मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी नज़र में ये आज हो गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, जो वाहिद पार्टी है, फेडरेशन की अलामत है, चारों सूबों और जीबी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हर जगह पे सबसे ज़्यादा है। और बल्कि कल सोशल मीडिया ने
उनके डिजिटल मीडिया ने, PMLN ने एक सर्वे कराया कि जनाब बताएं कि किस पार्टी को कितने % वोट मिलेगा। 82% वोट उनके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आया कि जनाब वो होगा PTI का। अच्छा शोएब शहीन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बड़ी अहम बात, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत और भी है, हाशिम डोगर साहब, और उनकी एक स्टेटमेंट है, वो बड़ी सीनियर वाइस हैं आपकी, जब पार्टी में थे और अब भी। वो कह रहे हैं कि हमारा अगर अलायंस हो जाए PTI से तो ये एक नेचुरल अलायंस होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप चूंकि तर्जमान भी हैं PTI के, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है उन्होंने। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने पूरे पाकिस्तान में ये फैसला किया है इस वक्त तक कि हर सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, PTI अपना और अपने कैंडिडेट से ही। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इनकी कोई ऑफर है तो ये जरूर ऑफिशियली ये पार्टी को दें और पार्टी उसको रिकंसीडर। नहीं, ऑफर की बात नहीं कर रहे, वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे पार्टी की, मेरा ख्याल में जाती तौर पे। मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा। वजह उसकी दो हैं। एक ये है कि इनके ऊपर छाप है कि ये किंग्स पार्टी बनाई गई है, ये बनी नहीं है। दूसरा इनका मसला ये है कि जो बेवफाई करके जाने वाले लोग होते हैं उनके साथ मुश्किल से उनके साथ बैठा जाता है। तो ये दो मेरी ख्याल है वजूहात हैं कि प्रॉबेबली लीडरशिप इनके साथ बैठना शायद ना मुनासिब अच्छा समझे। नहीं, वो जरा मैं चाहूँगा कि मैं इस पर रिस्पांस ले लूँ डोगर साहब का भी। वैसे तो रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, ज़ख्म हील होने चाहिए। डोगर साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, शोएब शहीन साहब को? मैं शोएब शहीन साहब ने एग्जैक्टली वही रिस्पांस दिया है जो इमरान खान ने दे के तो अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया कि जब इनको मुल्क की बाकी सियासी जमातों के साथ बैठना। मेरी तरफ से कतई तौर पे ये ऑफ़र नहीं है, ये तो एक बातचीत हुई है और ना ही मैं किसी ऑफ़र देने की पोजीशन में हूँ। हो सकता है कि जो हमारे कायदीन हैं वो भी इनके साथ किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार ना हो। मैं तो सिर्फ, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि सियासत में डायलॉग होना चाहिए। जब आप भारत के साथ डायलॉग कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं, तो ये जो सियासी लोग हैं ये आपस में डायलॉग क्यों नहीं करते? आपस में डायलॉग ना कर कर के और एक इतनी नफरत फैला दी लोगों में, इतनी पोलराइजेशन हो गई कि लोग तो अब अगर आप किसी और सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं तो लोग तो आपसे समाजी जो एक तल्लुक़ है वो ख़त्म कर लेते हैं। मेरी बिल्कुल शोएब शहीन साहब कोई ऑफ़र नहीं है, ना मैं दे रहा हूँ, ना मैं इस पोजीशन में हूँ। मेरा तो ये है कि लाइक माइंडेड, अगर वो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आपकी लाइक माइंडेड कौन है, तो हमने कहा जी हम वही हैं जो कुछ अब PTI में रह गए हैं, कुछ इधर आ गए हैं। क्योंकि हमारा जो बेसिक जिस एजेंडा पे हमने सियासत की वो तो एंटी-PDM थी, तो हम तो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक किंग्स पार्टी का छाप हमारे पे है तो 18 में जनाब पे भी थी। आपको किंग्स पार्टी नहीं बनाया गया क्या? वो जो उठा के हम तो 10 सीटें सूबाई असम्बली में कम जीते थे नून लीग से, तो ये खला कैसे पूरी हुई थी? उस वक्त किंग्स पार्टी कौन थी? मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा सर। जी जी शहीद साहब जरूर किए। उन्होंने ऑफर नहीं थी कि उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया था कि अगर ऐसा हो जाए तो अब आप यकीनन आप अपनी राय दे सकते हैं। जी, मैं शायद समझा नहीं होगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो ये कि उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी उसके ऊपर मैंने 2 रीज़न दे दी। दूसरी बात उनका ये कहना कि डायलॉग का रास्ता खुला रखना चाहिए। हमने कभी डायलॉग के रास्ते को नहीं कहा कि हम खुला नहीं रखना चाहते। एक है आप सियासी इत्तेहाद, आप इलेक्शन का इत्तेहाद किससे बनाएंगे, मैंने उसका जवाब दिया है और वो भी मेरी ज़ाती राय है। इट इज़ नॉट दी पार्टी डिसीजन, क्योंकि पार्टी डिसीजन तो ज़ाहिर आफ्टर कंसल्टेशन और कंसिडरेशन के बाद आएगा। वजह उसकी दोनों मैं अपनी बात पे कायम हूँ जो मैंने वजह बयान की थी। इर्रेस्पेक्टिव मुझे बता दें, कहते हैं कि जी 2 अशखास इकट्ठे नहीं बैठ सकते। देखें, आज जो जुल्म, जबर, बर्बरियत हो रही है, हमारा क्यों इनसे, मैं कह रहा हूँ, इख्तलाफ होगा या किंग्स पार्टी का परसेप्शन जो है वो क्यों डेवलप हो रहा है? अंदरीब अब्बास जिस गाड़ी में खदीजा शाह की गाड़ी में जा रही है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो वो दूध की धुली हो गई। और वो शख्स, वो जो खदीजा शाह वगैरह हैं, वो 8 महीने से जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी। अच्छा मुझे बताएं, परवेज़ इलाही कौन से 9th वे के वाक़े में मुलव्वस था? आज 20 से 25 दफ़ा उनकी जमानतें हुई हैं, उनको कौन क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे बताएं, IG पंजाब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा जी मुराद रास हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि कौन है कौन नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी पे, मैं IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ। आज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दूध का धुला हो गया। अगर आप इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोग, आज जो जुल्म जबर हो रहा है ये माशाल्लाह के ज़माने में नहीं हुआ, ये मुशर्रफ के ज़माने में। ये बात ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें तो निगरान हुकूमत है।
इस्तेकाम पार्टी की हुकूमत तो ये इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बन रही। बादियुल नजर में ये निगरान हुकूमत है जो कि नहीं निगरान। देखिए पहली बात तो ये है, क्या इस्तेकाम पार्टी पर लगाना मुनासिब होगा? देखें जो 200 या पौने 200 मुकदमात बनाए गए वो पीडीएम की जमातों के जेर सरपरस्ती बनाए गए। उस जेर सरपरस्ती में दो इनके माशाल्लाह वज़रा या मुशीर बैठे हुए थे, लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब, और इर्रेस्पेक्टिव के उस दिन उनको इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गए होंगे, मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहता, वो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे। अब बात यह है कि जब आप एक परसेप्शन डेवलप करते हो कि आप बैठे किसी एक पार्टी में हो, आप जब तक उनका इक़्तिदार ख़त्म नहीं हुआ आप लोग वहाँ से बाहर नहीं निकले, और आज आप कहते हैं कि नहीं हमारा पीटीआई के साथ इल्हाक होगा। सारे जब्र जुल्म बरबरियत में आप उनके साथ नहीं जी, माफी दे दें, मैंने कोई नहीं कहा कि अपना मौक़िफ़ दें। मैं आसिम डोगर साहब की जात की बात नहीं करता, मैं पार्टी की बात करता हूँ। तो बतौर पार्टी आपके लोग अगर वहां बैठे हुए थे और आज आप कहते हैं कि वो किसी गलत कार्रवाई में शामिल नहीं थे, तो कम से कम उनका मौक़िफ़ सामने आता कि जी ये पीएमएलएन करने वाले थे। डोगर साहब से मौक़िफ़ ले लेते हैं। डोगर साहब इसके ये जो उन्होंने कहा है, मैं शुएब शहीन साहब इंतहाई काबिल इज़्ज़त मेरे लिए हैं, और मैं देखिए उनका एक सियासी जो उनके ख्यालात हैं वो उनका हक है, वो सारी बातचीत करें। अगर आपको नमान लंगड़ियाल साहब नज़र आ रहे हैं कि ये उनकी काबीना का हिस्सा थे, तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो आपने वसीम अकरम प्लस जो आपने पंजाब का वज़ीर आला लगाया था, वो जिस दिन उसने टिकट ली थी उन साहब ने, उससे एक दिन पहले वो नून लीग में थे। ये ऐसा ना करें खुदा के लिए शुएब साहब, ये लोगों की सोच चेंज होती रहती है। हमारी अगर सोच चेंज होगी है, ये कोई मज़हब है कि हमने खुदा न खास्ता मज़हब चेंज कर लिए? मैं नहीं इत्तफाक करता जो आपकी जमात का जो अदारों के साथ टकराव का माहौल था, जिसमें आपकी फर्स्ट लेडी ने, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने एक मिनिस्टर को इंसिस्ट किया कि जाके तो जिना हाउस पे जब ये यलगार हो रही थी तो आप जाके, तो एक फ़लानी खातून हैं वो लोगों को मना कर रही हैं अंदर मत जाएं, तो उनको रोकें, आप उनको कहें कि जाने दो जिसने अंदर जाना है। आप क्या बातें करते हैं? इस नज़रिए के साथ, इस सोच के साथ दुनिया में आप देख लें, जिस इस्लामी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है उस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी को उस स्टेज पे लेके आना चाहते हैं? जी जी जी, मैं इसका जवाब दूंगा। देखें जी जी डोगर साहब, हम कभी नहीं कहते कि हमारी फौज कमजोर हो जाए। आज $18 बिलियन सालाना हम सिर्फ मुफ्त मराद देते हैं, जिस ये ब्यूरोक्रेसी भी है इन लोगों के लिए देते हैं तनख्वाहों के अलावा, और आज गरीब अवाम भूख से खुदकुशियां कर रही है। लेकिन और इमरान खान के बकौल मेरे से ज्यादा हमारी पाक फौज की जरूरत है इस मुल्क को। मैं आपकी बात देखिए, गुजारिश है, जो पाक फौज है वो पूरे पाकिस्तान की फौज है, उसमें आपके भी अजीज होंगे, मेरे भी भाई रिश्तेदार होंगे। फौज पाकिस्तान की, और पाकिस्तान फौज को हम जुदा नहीं कर सकते। सियासतदान आते रहते हैं, पार्टियां टूटती रहती हैं, पार्टियां बनती रहती हैं, पूरी एक हिस्ट्री है। जिन्हें जो लीग कैसे बनी, उसमें से नून लीग कैसे निकली, काफ लीग कैसे बनी, ये एक अलग हिस्ट्री है। अच्छा, हम आ जाते हैं कि आप समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तरीके इंसाफ गई है प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर की जमानत के लिए, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फैसला किया, एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने, कि वो खुद जाके अपना केस लड़ेंगे नैब अमेंडमेंट में, क्या आप समझते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से वहां रिलीफ मिल सकता है? केस इतना कमजोर है साइफर का कि नहीं? देखें, साइफर का केस में जान ही कुछ नहीं है। बदकिस्मती से सबसे पहले इदारे कंप्रोमाइज होते हैं, और इदारों में FIA को पहले मैनेज किया गया, फिर जो वो मुकदमात चला रहे होते हैं जजेस, उनको पहले मैनेज किया जाता है, और उसके बाद उनकी जमानतें खारिज कराई जाती हैं। बदकिस्मती से हमारी जजेस अगर कंप्रोमाइज ना हो, इंडिपेंडेंटली वो फैसले करें, तो यहाँ हमें ये दिन भी ना देखना पड़े। मुझे बता दें, साइफर केस में 2-3 बातें का जवाब दे दें। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको हम एक एटॉमिक पावर कौम हम कहते हैं, हम नहीं जनाब, हम उसको तो मुल्जिम और मुजरिम बना देंगे। और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने मुद्दाई बना करके उसको आपने शहंशाह बना दिया। मुझे बताएं, 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने नहीं कहा कि हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, हम इस मुदाखलत के ऊपर डिमार्च करेंगे, और डिमार्च हुआ। आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स आने के बाद किसी चीज की गुंजाइश रहेगी है? और आपकी राय आ गई। हाशिम डोगर साहब, आप क्या समझते हैं? इस्तेकाम पार्टी मैदान में जाती है, इलेक्शन होंगे, यकीनन आपके पास बहुत सारे इलेक्टेबल है, तो आपका मुकाबला
कौन सी बड़ी जमात के साथ होगा सियासी अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग सबके लिए एक जैसी होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड में देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन वो इन्होंने लहराया वो जो साइफर था, तो हम तो उस वक्त जमात का हिस्सा थे, और वो जो सारे गुनाह धुल गए थे जो पिछले 4 साल में या 3.5 साल में पंजाब में भी हुए और वफाक में भी हुए, अवाम ने एक दफ़ा फिर उन सारी चीज़ों को माफ़ी दे के तो उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है ना ये सही आदमी। उसके बाद सब्र तो अमल से काम लेते तो आज इनकी जमात वहाँ पे ना पहुँची होती। ये भले जो मर्जी कहते रहें कि हम तो जी खंबे को टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। अरे भाई मुझे नहीं लगता ऐसे, वरना कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इनके पास तो बदकिस्मती से मैं नहीं समझता कि कोई 4th-5वीं कैटेगरी का भी कैंडिडेट बच जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उस सूरत हाल में अगर हमारा अलायंस नहीं होता या कोई ऐसी, मुझे खैर मैं तो उसका अभी तक नहीं हूँ, मेरा तो ख्याल है कि हमारा मुकाबला होगा देहात में तो खास तौर पे नून लीग के साथ होगा। तो पीपल्स पार्टी तो आज बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं 8 को सिंध में और वफाक में भी बनाऊंगा। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है? और नून लीग के तो खुद सर्वे में आया है कि हमारी पंजाब बिल्कुल हाथ से गिरफ्त से निकल चुका है, इसीलिए MQM और दीगर जमातों से नून लीग इत्तेहाद के लिए भाग रही है या कोई उनकी मदद कर रहा है, सियासतदानी एक दूसरे की। तो ऐसे में तो इस्तेकाम पार्टी मेहनत करेगी तो क्या वो सीटें ले जा सकती है? देखें आरिफ भाई, सब लोगों को अंदाज़ा है, ये जो इस तरह की बातें करते हैं जी वफा नहीं की, हम तो 25 मई तक मैं तो साथ था, हम तो छुपे रहे। तो उसके बाद ये जब नज़र आया कि ये तो एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए गायब होना पड़ेगा, ज़ाहिर है हम देहाती हलकों से हैं, हमने लोगों की खुशी गमी हर चीज़ में शामिल होना होता है, कुछ छोटा मोटा कारोबार करना होता है। तो मैं तो खैर उनमें से एक शख्स हूँ कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैंने तो वॉलंटरली जाके, तो मेरे खिलाफ कोई ऐसा चीज़ भी नहीं थी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि मैं देखें मैं कोई कौमी सतह का लीडर नहीं हूँ, मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपने सूबाई हलके से है, और मैं उस लेवल पे नहीं चाहता कि मैं नून लीग को क्लीन रन दूँ या वो बिल्कुल आराम से बैठ के हम गायब रहें और वो इलेक्शन लड़ें। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का आपने सवाल किया है, अगर कोई पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इनका पंजाब में कोई फुटप्रिंट है। थोड़ी बहुत 2-4 सीटें कौमी की या सूबाई की मिल जाएं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल उसके बाद शहीन साहब से आपने करना। हाशिम साहब, गुजारिश ये है कि मान लिया 9 मई का वाकया नहीं होना चाहिए, दिल खराश है, लेकिन उसके अलावा जो लोग उसमें मुलवस नहीं है, क्या उन तमाम लोगों को सियासत में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है तो उनको तो नहीं रोकना चाहिए, वो अपना करें, मगर पहले अपना कोई, अब इससे फिर वो शुएब शहीन साहब नाराज़ ना हो। मगर देखें, लीडर्स के बगैर तो पार्टियां नहीं चलती ना। जब लीडर्स नहीं होते तो फिर वही वाक़यात होते हैं कि अवाम खुद कानून अपने हाथ में लेती है और सारा कुछ होता है। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब अमली सियासत कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कर सकते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर वो नहीं कर सकते तो कौन सी मुतबादल क़यादत के नीचे ये लोग आएंगे। मगर मेरा ज़ाती पॉइंट यही है कि अगर कोई शख्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलव्वस नहीं है तो उसको तो सियासत करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अच्छा शुएब साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने हिकमत अमली बना ली जिस तरह क्रैकडाउन वादिउल नदर में तरीके इंसाफ के खिलाफ ही किया जा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैंने तो उतना ही सच कहना जो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल किसी को नहीं दिया जा रहा। तो क्या आप समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके उम्मीदवार खड़े होते और उन्हें उठा लिया जाता है तो ऐसे में कोई नेक्स्ट लायामल बनाया है तरीके इंसाफ ने? जी बिल्कुल, हमारे पास लायामल है। और एक बात मैं 9th वे के हवाले से भी कहता जाऊँ, देखें 9th में एक इल्ज़ाम है, किस किस के ऊपर है वो एक इल्ज़ाम है, किस किस के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक इल्ज़ाम है। जब तक कोई इल्ज़ाम साबित ना हो, जुर्म साबित ना हो, किसी के ऊपर कोई पाबंदी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसको चाहें आप एक ब्लैंकेट आप दे दो, नहीं जनाब ये तो 9th में वाक़ है, और जिसको चाहें उठा लें, जिसको चाहें छोड़ दें,
मुझे बता दें, फिर आपने ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगा के उसमें से निकालना है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। दूसरी ये बात, शुएब शाहीन बिल्कुल साहब, हमारे पास हिकमत अमली है। थैंक यू वेरी मच। मगर ये है कि हीलिंग की बात हमने की, डोगर साहब ने भी की, और आगे बढ़ना है, ट्रांजिशन करनी है। ये कैसे ट्रांजिशन? हम एक बुरान रोज़ाना एक तनाव की कैफियत है, इलेक्शन सर पे आ रहा है, होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें कहा है, हम तो वो उसकी गर्दान करते रहेंगे, यकीनन होगा इलेक्शन के बारे में, कोई डाउट्स नहीं है। मगर ये जितनी पोलराइजेशन है, कैन वी एंड दिस और नॉट? इस सवाल पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मज़ीद अहम खबरें हैं मईशत के हवाले से भी, और आलमी दुनिया में जो हमारी रसवाई है इस्लामी दुनिया की, उस हवाले से भी। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, ये राना तनवीर साहब एक वेटरन पॉलिटिशियन भी हैं और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल हैं। हमें भी मेहरबानी करते हैं, प्रोग्राम में आते होते हैं कभी कभी। एक उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको। कल उन्होंने कुछ कहा, वो क्या है उस पर आपका कमेंट लेते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये आवाम से मांग रहे हैं। नहीं, काई साहब मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करने लगूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक तो अभी हमने ब्रेक में भी पहले भी आबद शेर अली साहब को मैसेज किए कि मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है, बड़ी जमात है, 3 दफ़ा नवाज शरीफ हैं, वो तशरीफ़ लाए, वो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते। चलें, जब भी अगर अब भी हमारे प्रोड्यूसर सबसे कहा उनसे करें। दूसरी बात, नहायत अगर मुस्लिम लीग नून में चंद बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें राना तनवीर साहब का भी नाम है। वो कह रहे हमारी लीडरशिप ने कहा कि हमें क्लियर मेजोरिटी दे। ये मेजोरिटी कौन देगा? ये तो अवाम देती है। शायद अवाम ही मुखातिब होंगे उनके। बादियुल नज़र में नियो ने कराया और 5-6 टीमियों ने कराया और गैर जानिबदार हलकों ने दर्जनों सर्वे कराए, बशमूल मेरे जैसे एक रिपोर्टर ने भी। उसमें तो 80% एक बड़ी जमात आ रही है। तो इन्हें क्या शराइत के मुताबिक देंगे कि इलेक्शन लड़ के ये सीटें लेना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा क्योंकि राना साहब की बात को मैं वेट देता हूं। ये तो हम अब राना साहब का इंतजार करके करेंगे और पूछेंगे कि वो आवाम से कह रहे हैं। मगर मैं इस पर एक नुक्ता और उठाना चाहता हूँ। अगर तो आवाम से कह रहे हैं तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, किसी को भी लीडर को ये कहना चाहिए। लेकिन जब ये बात आवाम से नहीं की जाती, खवास से की जाती है, तो फिर आप खवास को जवाबदेह होते हैं। जब आप खवास को जवाबदेह होते हैं तो आवाम खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं, और आवाम खज्जल ख्वार हो रहे हैं। क्या सब अदब एहतराम से आवाम को तो माइनस कर दिया गया है। अदब एहतराम से मैं गुजारिश करने लगा हूँ। आज बिलावल भुट्टो साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली, कभी भी फील्ड नहीं मिली। तो खुदा ना खास्ता वो एक बड़ी जमात है, बेनज़ीर के साहबजादे हैं, कोई उनकी एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं सब माफ़ी चाहता हूँ, ये जरा फुटेज देखें। ये मुझे बताएं, ये गवर्नर साहब हैं, एक गवर्नर पूरे सूबे का गवर्नर होता है। नहीं सर, वो किसी पार्टी का गवर्नर नहीं होता। तो मियां साहब वहाँ क्या कर रहे हैं? साहब, इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए। क्या ये गवर्नर कोई काम सिद्धा नहीं होना थे? नहीं, ये किताबों में लिखा होगा, लोगों से सुना होगा कि कहीं नहीं होता है, लेकिन एक सियासी जमात का मुस्लिम लीग गवर्नर हाउस क्या है यार, अपने ओहदे का एहतराम करें। मुस्लिम लीग नून का कैंपेन सेल बना हुआ है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। लेवल प्लेइंग फील्डिंग हमें नहीं मिली कभी, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना होनी चाहिए, ना उन्हें इलेक्शन कैंपेन से रोका गया। अगर जो सलूक तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, एक कोई नहीं कर रहे, तो अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने पीपल्स पार्टी को इसी तरह कार्नर करने की कोशिश की, 40 साल से जमात है भुट्टो की, तो क्या उसके नतायज खतरनाक नहीं आएंगे? एक ये आपके बात से रिलेटेड एक जरदारी साहब का भी बयान है, वो भी सुन लें। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर, कोई भी आके वो पावर यूजर्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। ये बात की क्या जरूरत है मार्शल लॉ का? सब आप मेरी बात को हमेशा गोल कर जाते हैं। मैंने अर्ज़ की थी कि जो तरीके इंसाफ के लिए ज़मीन तंग की जा रही है बादियुल नज़र में, अगर खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह कॉर्नर करने की कोशिश की गई, जैसे MQM तशरीफ़ लाया, एक बड़ी जमात है कराची की, तो एक बहुत बड़ा इशू होगा। दूसरा, उन्होंने कहा आज की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं कहा, लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए। अब ये निगरान हुकूमत और कमीशन की, मेरी मुराद इलेक्शन कमीशन से, उनका काम है कि तमाम सियासी जमातों के खदशात दूर करें,
साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। आपकी एक बात को सुप्रीम बढ़ाऊं। कोर्ट के चीफ जस्टिस वाज़ेह कह चुके हैं देखिए जी, इलेक्शन कराना, हम चीफ जस्टिस साहब से भी आपकी एक मैं बात, पहले आपकी बात का जवाब, भट्टी साहब अगर ये मतयन तैयार करने की कोशिश की गई, अवाम के मैंडेट का एहतराम ना किया गया, तो ये मतयन नहीं बिकना, दुकान पर हट्टी पर गल सड़ जाएगा पड़ा हुआ, और महीनों में गले सड़ेगा। मैं लिख ले मेरी बात। अदब एहतराम से फिलहाल तो कोशिश की जाए। मैं आपको कह रहा हूँ, देखने अपनी चलती नजर नहीं आती, ऐसा तू नहीं बिकने। अच्छा याद रख, ये बताएं। अच्छा रजा रबानी साहब के एक शॉर्ट, फिर आप प्लीज, सॉरी चाहता हूँ, सुनाएं जल्दी सुनाएं, बड़ी साहब से बात करते हैं फिर। ये बुरी रवायत कम से कम आप चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो नहीं डलनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जिसका ताल्लुक एक केयर टेकर गवर्नमेंट से है वो लेजिस्लेशन मूव करे। ऐसी पावर्स और ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की भी सब कमिटीज को नहीं होते, जो एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी एक सब कमिटी के हवाले कर दिया है। ये क्या क्या मुझे समझ नहीं आ रही, रजा रुबानी पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा है। भाई ये निगरान हुकूमत तो आपने बनाई है, एंड पे अमेंडमेंट आपने की थी, ये जवाब तो आप हमें दें कि निगरान हुकूमत वो काम कर रही है जो बादिउल नज़र में उनके नहीं है, जिन्हें आइन इजाज़त नहीं देता। आज बदकिस्मती है, 9 अगस्त को बता आज इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, आज आपका आइन टूट गया है। आज के बाद वफाकी हुकूमत जो कल होगी वो 90 दिन से ऊपर हो जाएंगे, उसका कौन जवाब देगा? आप दोगे जवाब? एक सवाल को भी जवाब दें, आखिर राजा रियाज साहब इनके भी तो पोजीशन लीडर थे ना, कि नहीं थे? और भाई इन्होंने मिलके बनाई हुकूमत, मेरे भाई, हुकूमत और अपोजिशन। पीपल्स पार्टी ना होती तो नवाज शरीफ हुकूमत। अच्छा सादिया अब्बासी हैं काजी साहब, एक उन्होंने गालबन शायद खान अब्बासी की हमशीरा है, इतना खूबसूरत बयान दिया है सेनेट में। अगर तुराब साहब वो ढूंढे तो देखे सियासत को इख्तलाफ करना चाहिए लेकिन ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या कानून है चेयरमैन सेनेट साहब, एक शख्स परवेज लाई जिसकी 20 दफ़ा जमानत हुई, उसे 20 दफ़ा गिरफ्तार कर लिया। नहीं, अगर तुराब साहब वो ढूंढते वो अगर मिलता है तो हम खिलाते हैं। लेकिन एक बात तो है, हकान अब्बासी साहब ने जो बात ये हमें कल बताई है, भट्टी साहब, जो हमने चलाई भी है कि ये सारा खरीदो फरोख्त का धंधा है, ये उन्होंने कहा है सेनेट के बारे में, हम तो नहीं कह रहे। नहीं काई साहब, अगर ये खरीदो फरोख्त का धंधा, हम उनकी बात मान लेते हैं, तो क्या ऐसी जमहूरियत आवाम को डिलीवर कर सकती है जो एक सेनेटर? ओ भाई, अगर आप 70 लाख रुपया दे के आ रहे हैं तो करोड़ 70 करोड़, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं आप इंसल्ट कर रहे हैं। कबीरा, आप लाहौर में एक प्लाट में एक बहुत बड़ा आजकल सियासतदान है, उसने ब्राउन को ग्रीन को ब्राउन कराया और 5 अरब की दिहाड़ी लगा ली है। आप इंसल्ट ना करें लोगों की। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस किस्म गरीब आदमी और लखों तो आगे जाते ही हम इन लोगों की तरह बड़ी हुकूमत का भी बड़ा तहे दिल से एहतराम करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, 70 लाख कह दिया मैंने। अच्छा ये भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये जो ट्रांजिशन आ रही है इसमें बिल्कुल इलेक्शन होने हैं, और हम बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि हमें पूरा एतमाद है फाजी साहब के कि सब पार्टियों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड वो देख रहे होंगे, मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये ट्रांजिशन हो नहीं जानी चाहिए बेहतर तरीके से। सब गुजारिश है, यकीनन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी एहतराम करता है। आप कहते हैं आपको पूरा एतमाद है, मोहतरम फायदी साहब, मुझे भी है। क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग अपने दिल पे हाथ रख के कहें सबको मिल रही है? क्या ये चीफ जस्टिस साहब के इल्म में नहीं आ रही बात? ये जो गवर्नर अभी आप बता रहे हैं ये तो आइन की है। क्या ये मुस्लिम लीग क्या इधर तरीके इंसाफ या मुस्लिम लीग नून गवर्नर हाउस में मीटिंग कर सकती है आजकल? ये तो फिर ये तो नाना जी की हलवाई की दुकान है फिर है, उस पर क्या दादाजी की फातिहा पढ़ते रहे आप? देखिए ना, इसमें जितने इस वक्त जो टैक्स पेयर के पैसे हो रहे हैं यहाँ पे, मीटिंग से एक पॉलिटिकल पार्टी की हो रही है, पैसे मेरे और आपके खर्च हो रहे हैं। उस गवर्नर उसका बिल हुकूमत पाकिस्तान देगी जी, उसमें जो खाना पीना है वो देगी जी। तो मुझे ये बताएं, फायद ईसा साहब की हर बात हम मनोवन मानते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्डिंग कहेंगे। बिलावल भुट्टो खुद कह रहे हैं हमें नहीं मिली, तरीके इंसाफ कर नहीं पा रही, तो मैं इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कह सकता। आप जितना मर्जी मुझे मजबूर करें। अगर ये नून लीग के साथ भी ज्यादती होगी तो मैं उसकी भी पिन पॉइंट करूंगा। 2002 में नून लीग के साथ ज्यादती हुई, हम आज टीवी पे कह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर अवाम के वोटों से चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर नोटों से या लोटों से बनेंगे तो फिर उसकी मैंने एक ब्रेक आज मैं ब्रेक लेते हुए गैर सियासी बात करके जाता हूँ
कि अगर एक हांडी पक रही है और उसमें आप 3 गुना मिर्चें डाल दें या उसकी आग को 5 गुना तेज़ कर दें, तो जब हांडी पकती है किसी से खाई नहीं जाती, किसी से भी, चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के। ब्रेक है, ये बजीए तो मैंने बरसवीले तज़किरा बात कर दी। वापस आते हैं तो बात मैशत की भी करेंगे और जो बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है मिडल ईस्ट में, गज़ा में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा बड्डी साहब, यहाँ पे एक आर्गूमेंट दिया जाता है और वो कुछ हद तक ठीक भी है और ज़्यादा मतलब गलत भी तो नहीं लगता है। कल एक पाइड की, मेरे ख्याल में पाइड की थी स्टडी, उन्होंने एक कोई म्यार बनाया, कोई 22 पैमाने थे, उस 22 पैमानों पे तीनों पार्टियों के जो अदवार थे मुख्तलिफ, उनको उन्होंने परखा। तो उनमें से उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट ये आया कि जो उन पार्टियों ने वादे किए थे, जो उनके मंशूर में उन्होंने वादे किए थे, उसके 20% भी नहीं हुआ, बल्कि 20% क्या, एक को 11% आई, एक 12% आई। तेरा ये PTI भी इसमें है, PPP भी है, PMLN भी है। काम कोई करते नहीं है और क्लियर मेजॉरिटी पता नहीं हमसे मांगते हैं या किससे मांगते हैं, नेपाल वालों से शायद मांग रहे थे। अच्छा, तो फिर आपकी ताकत कहाँ से बनेगी? आपकी सिविलियन एलीट जो है वो तो फारग होगी। काजी साहब जब तक कहते हैं लालची, बेवकूफ़ और सादा लोग जिंदा हैं, ठग भूखे नहीं मर सकते। देखना ये है कि बातें हर कोई अच्छी करता है, हर सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार आता है जो सबसे पहले मुंह एक तरफ करते हैं वो अवाम से करते हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं एक आपको बात माफ़ी चाहूँगा, तो इनका अवाम पर अब कोई एतमाद नहीं रहा। ये कभी लंदन से जाके इक़्तिदार की भीख और इक़्तिदार के ढेर पर जो है ना, वो जो कचरा बाबा था ना, जो कृष्ण चंद्र का इक़्तिदार का जो कचरे का ढेर है ना, उस पर जाके ये कभी उधर से छिलका उठाने के लिए, कभी उधर से। अवाम से कुछ नहीं चाहिए हमें, ना असी उन्होंने कुछ देना है ना असी कुछ लेना है। तो फिर काजी साहब आप ऐसे इलेक्शन क्यों करवाते हैं जिसमें इलेक्शन जमहूरियत के अवाम के लिए, अवाम के जरिए? इलेक्शन बहुत जरूरी है और होगा, नहीं, उसके बारे में कोई शक नहीं है। अगर इलेक्शन मेरी नज़र में शफाफ साफ ज़रूरी है, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। अगर इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन माजी में भी होती रही, अगर अब भी किसी ने गलती करने की कोशिश की तो माजी दोहराएगा अपने आप को। मैं ये कहता हूँ झूठ नहीं बोलती भट्टी साहब। अगर मैंने तो बार बार एक गुजारिश कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब आए लेकिन वोटों से आए, बिलावल भुट्टो साहब आए वोटों से आए, तरीके इंसाफ के चेयरमैन आए वोटों से आए। खुदा के लिए इन चोर दरवाजों से इस मुल्क में घुसना छोड़ दो। लंदन और सऊदी अरब से फैसले ना लो, अमेरिका से डिक्टेशन ना लो। ये गरीब जो छाबड़ी फरोश है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दुकानदार है, जो क्लर्क है, इनके वोटों की कदर करो। आइन में एक जज के और एक PN के वोट की एक ही हैसियत है, एक खरबपति और एक बेकारी का वोट एक ही होता है। बिलावल भुट्टो साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनके नाना ने भी एक मंशूर दिया था, शायद ये लाहौर में लिखा गया था, इसी गुलबर्ग में, गालबन उनकी रेजिडेंस पे, डॉक्टर मुबशर हसन की, अगर मैं इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू करेक्ट मी। तो उसको ज़रा खोल के देखेंगे उसको, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ खंबे क्यों जीत गए थे और अब बड़े बड़े जगादरी क्यों नहीं जीते। साहब वैसे अब जमातें, माफ़ी चाहता हूँ, मंशूर पे इलेक्शन लड़ रही हैं। अदब चाहता हूँ, आप जितने हम लेते हैं, अब कल से हम उनसे मंशूर पूछेंगे आपका जमात का क्या क्या और किस पेज पे क्या, मंशूर सामने रख लेंगे, आपके सामने हकीकत आ जाएगी। देखें ये आसमानी मंशूर नहीं है, ये ज़मीनी मंशूर है, और ज़मीनी मंशूर जो है वो एकड़ों, कनालों और मरलों का होता है। ज़रा पहले एक ज़रा 60 सुने, फिर इसकी बात करते हैं। सुनाएं जी। किस बिजनेस टाइकून की बेटी को 3 दिन कराची में रखकर उसको ये की फाइनेंशियल सारी शीट्स दिखाई गई, और किस लिए ये सारा किया जा रहा है, उसके बाद ये सारा कुछ किया जा रहा है। पहली बार जो PIA का खसारा हुआ था वो शायद खाकान अब्बासी के दौर में 12 करोड़ रुपए। क्यों हुआ था? इन्होंने एक मियां साहब ने आकर एक ओपन स्काई पॉलिसी दी, जिसके जरिए 3 बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं सारी एयरलाइनों को फ्री खोल दिए थे। अच्छा भट्टी साहब, एक तो मैं ये चाहूँगा कि जब शायद खाकान अब्बासी साहब थे PIA के, तो अक्सर मेरे ख्याल में मुआयने की गर्ज से ना बार बार अमेरिका जाया करते थे, आपको याद होगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि किस टाइकून की बेटी को बुला के उसके फाइनेंशियल दिखाए गए, गोया इनका इल्ज़ाम ये है कि ये अब मोटी गोल मोटी जो है, जिसकी 1000 एकड़ ज़मीन भी है, ठीक है, असल में ज़मीन ही चाहिए, फैक्ट्री शैक्ट्री तो हमने फारग कर दी है, तो ये कौन किसकी बात करे? साहब हमारे दोस्त हैं बड़े पुराने हैं, उन्होंने हकीकत खोली है कि एक बिजनेस टाइकून की बेटी को बुला के, इसका मतलब है ये जो निजकारी है, अब निजकारी नहीं कर रहे, लुटमारी कर रहे हैं।
बकौल चोई मंजूर साहब के बला निजकारी के करें, बदकारी ना करें। बदकारी ना करे, इस मुल्क के साथ रियाकारी ना करे, मोहल्लेदारी करे, आवाजारी करे, बेजारी करे, लेकिन लूट मार ना करे। चोई मंजूर साहब भाई, के हम इस बयान को मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत को या किसी ऐसे साहब हैसियत को गौर करना नहीं, चाहिए। फवाद तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, बड़े हमारे लिए मोहतरम है, और वो इसको रिबट करें। और कौन हो सकता है जिसकी बेटी को पूरी हुकूमत अनऑफिशियली ब्रीफिंग दे रही है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है पीआईए। बड़ी साहब मैं 2-3 वाकयात बता दूं आपको। एक दफ़ा ये था टेक्सला इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स गालबन, तो वो एक ऐसी पार्टी को बेचे जाने जा रहा था जी 4 दिन पहले रजिस्टर हुई थी। तब मोहम्मद जुबैर साहब हुआ करते थे प्राइवेट, लेकिन बाद में वो रुक गया, वो बाद में रुक गया। अच्छा, अब ये है कि ये जो करें प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आज तक तो शफाफ नहीं हुई पाकिस्तान में। एक बैंक जो बिका यहाँ पे, वो किसके फ्रंट में मैंने खरीदा? कादी साहब, आप ना हमेशा थोड़ा सा नरमी से लेते हैं। गरीब आदमी बिल जमा कराना जाए, बिजली का बिल, अपना पैसा दे तो 200 बंदों की लाइन है। आप पीआईए निजकारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर बड़े बिजनेसमैन टाइकून की बेटी को ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये बददियाती नहीं है। आपने मरना नहीं है। नहीं, चौधरी साहब की ये स्टेटमेंट है, और वो जाहिर है चौधरी साहब, मैं हम उसी के कह रहे हैं ना, हुकूमत को चाहिए इसकी क्लियरेंस करे। मैं एक और जो या चौधरी साहब से पूछे कि बताएं भाई, सालाना सिगरेट से जो 310 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है, ये कितने जाते हैं? साढ़ा भैड़ी बड़ी हुई, 250 की डब्बी इकोदम 500 रुपए की करती गोल्ड लिफ थी। लेकिन इसका जो तकरीबन टैक्स चोरी होता है, इसमें एलिसिटली ये बिजनेस कोई रिकॉर्ड टैक्स चोरी नहीं हो सकता जब तक आपके सरकारी अदारे शामिल ना हो, इनकम टैक्स, कस्टम या एक्साइज वाले। ये चोरी उस वक्त रुकेगी जब आप सरकारी इदारों में ईमानदार, दयानतदार, काबिल अफसर निकाल लेंगे। मेरा बंदा ना होवे जब आप कहेंगे कि श्रीलंका में, लाहौर में श्रीलंका टीम के जिम्मेदार को हमने अहम सूबेदारी देनी है क्योंकि वो पकड़ दकड़ बड़ी अच्छी करता है, तो फिर मुल्क में याद रख ले कादी साहब, यही नताइज आएंगे जो आ रहे हैं। भट्टी साहब, अब ये है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अब वर्ल्ड बैंक कहता है हम $30 बिलियन कमा सकते हैं। हमारे पास, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है भट्टी साहब, स्विट्ज़रलैंड से जो दुनिया में $1 कमाता है सिर्फ सियाहत से, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा इलाका है, कई गुना ज़्यादा इलाका है, मगर हम चंद 100 मिलियन भी नहीं कमाते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने उधर लंदन में, उधर यूरोप में माल बनाने होते हैं ना, अपने इधर से माल निकाल। जब इतनी रेट्रोग्रेसिव रुजत पसंद लोग जो लालच से आगे देख नहीं सकते, उनको आप लाएंगे तो फिर अर्ज कर लूं, जब तक आप पाकिस्तान के नुमाइंदे ना लाएंगे, उन पे ये शर्त ना रखेंगे, जो हुक्मरान भी बनेगा और ब्यूरोक्रेसी, इनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों पे पढ़े, हसाद वाली कराए, बिजनेस भी पाकिस्तान में करें, आप इंपोर्टेड लोग लाते रहेंगे जिनके जीना बनना जो मर्जी कर लो, हम पाकिस्तान में सिर्फ सियासत करेंगे तो फिर गरीब से गरीब तर होगा और अमीर अमीर से अमीर तर होगा और एंड पे इंकलाब आएगा। भट्टी साहब, फिर देखें, हम वहाँ रिहाइश वहाँ रखेंगे, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टियां बनाएंगे, वहाँ पे हमारे बच्चे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम करेंगे लंदन में, या हम सिर्फ सियासत नहीं, मतलब पाकिस्तान विजिटिंग प्रोफेसर आते हैं हुकूमत करने, आपका मतलब है सिर्फ? व्हाट इज दिस काजी साहब? अच्छा, ये भट्टी साहब, ये 70% ऑयल गैस जो है अनएक्सप्लोर्ड है अभी, ये तो जुल्म ही कम है। आप ये जो इन्होंने कर रखे हैं ना मुआहदे, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था, फिर मैं इसको दोबारा चेक करके बताऊंगा कि बाज़ कंपनियाँ यहाँ से जब सामान निकालती हैं, जिनको आप ठेके देते हैं, बेचती बाहर है, हम पेट्रोल के लिए जलील हो रहे होते हैं। ये है, तो ये मुआहदे करना, दयानतदारी से करना, किक बैक्स को रोकना, क्या काजी साहब, जब तक करप्शन, झूठ का खात्मा नहीं होता, मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप जो उनसे मर्जी हुक्मरान ले हैं, जब 80% हुक्मरान जिनकी तनख्वाह 2 लाख है और उनके बच्चे 5 लाख पे बाहर पड़ रहे हैं, उनके महाना अखराजात 20 लाख साहब, मैं सिर्फ एक बात करके प्रोग्राम को मैंने क्लोज करना है कि एक छोटी सी कंपनी में एक दयानतदार और अच्छा HR ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो सबसे अहम जगह पे ये कब्जे वाला ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आता है? भट्टी साहब भी बताते हैं कि ये कब्जे करके तो पार्टियों को फंड देते हैं, मुझे तो नहीं पता कहाँ जाता है, अगर है तो क्यों है ऐसा, ये ना हो तो सब कुछ यहाँ हो सकता है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।